नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर सबकी नजर है। न एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, न महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। ऐलान तो छोड़िए, अभी महागठबंधन के किस घटक को कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट करना होगा, इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं है। खींचतान चल रही है। एनडीए में भी कुछ ऐसी ही नौबत है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एनडीए के जो बाकी दो घटक दल हैं, लेकिन इन सब के बीच जनसुराज पार्टी की तरफ से कल लिस्ट आ गई 51 उम्मीदवारों की, और आज से पहले दौर के उम्मीदवारों के लिए, पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो आज कुछ खास मेहमानों को हमने बुलाया है, जो पटना के बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे परिचय बाद में कराऊं, उससे पहले आपको बताऊं, क्योंकि सबकी दिलचस्पी है जानने में कि जो बाइपोलर इलेक्शन बिहार में होता रहा है, और अभी भी संभावना उसकी है और थी, लेकिन उस बाइपोलर इलेक्शन के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री, प्रशांत किशोर के बड़े बड़े दावे, जनसुराज के उम्मीदवारों की लिस्ट, और प्रशांत किशोर की तरफ से बार बार यह कहा जाना कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और आ रहा है जनसुराज। तो पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, उनका क्या असर है, उनकी क्या शख्सियत है, उनकी क्या सियासी हैसियत है, उनकी क्या सामाजिक और जातीय पृष्ठभूमि है, इसको भी समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उन 51 उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझते हुए कि पहली लिस्ट के बाद पीके फैक्टर का आकलन क्या है बिहार के पत्रकारों के मुताबिक, सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक। लिस्ट में जो 51 उम्मीदवार हैं, स्क्रीन पर आप चेहरे देख रहे हैं, इसमें से कौन कितने असरदार हो सकते हैं। इसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई गणितज्ञ हैं, कोई एडवोकेट हैं, कोई राजनीतिक परिवार से हैं, कोई पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। स्क्रीन पर सबके आप और इन सब में आरसीपी सिंह की बेटी भी है, जो कभी नीतीश कुमार के साथ लंबे अरसे तक रहे, पहले उनके निजी सचिव के तौर पर और बाद में उनकी पार्टी में उनके बाद कर्ता धर्ता के तौर पर। तो ये चेहरे हैं जो जनसुराज की लिस्ट में है। जैसा कि मैंने कहा, बाकी दलों के चेहरों या उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई। तो एक एक उम्मीदवार के बारे में और जातीय समीकरण, प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे कि वो चुनाव जो लड़ रहे हैं या उनकी पार्टी लड़ रही है, उसमें जातीय समीकरण मायने नहीं रखता। जात, धर्म, मजहब देखकर न उम्मीदवार तय करेंगे, न उसको देखकर अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जब उम्मीदवारों का कल ऐलान किया गया, तब भी इसी तरह से बताया गया कि एससी एसटी कितने हैं, ईबीसी के इतने हैं, ओबीसी के 10 हैं, अल्पसंख्यक 8 हैं। इसी तरह से कल भी जानकारी वहां भी दी गई और इसी तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई, ऐसा कहा जा रहा है उस लिस्ट को देखकर यह आकलन। तो अब हम खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं, जिनके जरिए हम भी समझेंगे और आप भी समझें कि प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट जो अब आ चुकी है, उस लिस्ट को देखकर यह समझें कि प्रशांत किशोर फैक्टर यानी पीके फैक्टर चुनाव में क्या असर दिखाएगा, किसको कितना नफा नुकसान होगा, या पीके फैक्टर प्रशांत किशोर के लिए बहुत गेम चेंजर होगा, या प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जीतेंगे या फिर वोट कटवा साबित होंगे। ये सवाल भी है। प्रशांत किशोर से जब ये कहा जाता है कि आप वोट कटवा होंगे, तो कई बार चिढ़कर बोलते हैं कि हम इतना वोट काटेंगे कि दोनों पार्टियां कट जाएगी या उनके जनाधार खिसक जाएंगे, और बहुत तरह के दावे प्रशांत किशोर करते रहे। लेकिन अब वक्त है उन दावों को समझने का, और जैसा कि जमीनी हकीकत जानने जब निकलूंगा, जो दिखेगा वो दिखाता रहूंगा, जिससे आपको अंदाजा लगे। तो मेहमानों का परिचय कराएं। स्क्रीन पर हमारे साथ जो खास 3 मेहमान हैं बिहार से, और मैं पटना परसों आया हूं। अब कल परसों के बाद मैं अलग अलग इलाकों में जाऊंगा। प्रशांत किशोर, जो जानकारी मिली है कि कल प्रशांत किशोर राघोपुर में होंगे, जो तेजस्वी यादव की सीट है। राघोपुर से प्रशांत किशोर क्या ऐलान करेंगे, इस पर भी नजर होगी। पहले यह भी चर्चा थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम या तो जन्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे या कर्मभूमि से। जन्मभूमि करगहर से उन्होंने रितेश पांडे को उम्मीदवार बना दिया है। तो राघोपुर से क्या लड़ेंगे क्या, या कल जाकर अगर राघोपुर से किसी तरह की रणनीति का ऐलान करेंगे, उस पर भी नजर होगी। अब मेहमानों से परिचय कराएं। हमारे साथ है अमरनाथ तिवारी जी, द हिंदू के असिस्टेंट एडिटर हैं बिहार में, और बिहार की राजनीति को जाहिर है हम जैसे लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इनमें से बहुत सारे उम्मीदवारों के बारे में जानते समझते होंगे। संतोष सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ कई बार आप उन्हें देख चुके हैं, इंडियन एक्सप्रेस के स्टेट हेड हैं। खास बात यह है कि बिहार की राजनीति पर उन्होंने 3 किताबें लिखी है, कर्पूरी ठाकुर भी, नीतीश कुमार पर भी, जेपी से बीजेपी तक भी, और बिहार की राजनीति को बारीकी से समझने वाले एक जर्नलिस्ट हैं। तीसरे मेहमान हैं संजय कुमार, उनसे पहली बार मैं बात कर रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक है। तो शुरुआत आज मैं संतोष जी यहां से करता हूं, अमरनाथ तिवारी जी से, क्योंकि 1-2 राउंड आपसे बात की है मैंने, तो नई चीज मैं भी सुनने की कोशिश करता हूं यहां से, उसके बाद आपके पास आता हूं। तो पहला सवाल तो यही है अमरनाथ तिवारी जी, चूंकि मैं दिल्ली से आया हूं,
देश भर के लोगों को इसमें दिलचस्पी है। कोई कहीं जा रहे हैं, कहीं भी, चाहे सैलून में जाए, एयरपोर्ट पे जाए, स्टेशन पे जाए, हॉस्पिटल में जाए, कहीं भी जाए, रास्ते में चाय के लिए रुके, हर जगह पूछता है पीके का क्या हो रहा है बिहार में, प्रशांत किशोर का क्या हो रहा है। ये दोनों पार्टी के समर्थक भी पूछ रहे, दोनों पार्टी के नेता भी जानना चाह रहे। तो अब 51 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद, और स्क्रीन पर सहयोगियों को कहूंगा उनकी तस्वीरें दिखाएं, 51 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अगर आप आकलन करें पीके फैक्टर का, तो क्या आकलन करेंगे? देखिए अजीत जी, इसमें कोई आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीके ने भी वही किया जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं अपने कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में। ये इन्होंने काफी जाति को, कम्युनिटी को ध्यान में रखा है। 51 जो सीट कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया कल इन्होंने पटना में, तो उसमें ये सब चीजों को जितने एलिमेंट्स हो सकते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सारे एलिमेंट्स को उन्होंने ध्यान में रखा है। हाँ, एक बात एक ही है कि कुछ नोन जो फेसेस हैं जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, कुमरार के केसी सिन्हा हुए, या फिर मांझी जो कंस्टिट्यूंसी है वहां से वाईवी गिरी जो सीनियर एडवोकेट है, ये सभी इनके पार्टी के लोग हैं, इनको टिकट दिया है प्रशांत किशोर ने। लेकिन बिहार को अभी भी प्रशांत किशोर का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एरोगेंस है, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एरोगेंस, उनके उनके इसमें उनको डिफाइन करने में, उनके पर्सनालिटी को, तो वो उनको कम करना वो समझ नहीं पाए हैं बिहार को अभी भी। और इनमें से मैं बता दूं आज आपको, आज के डेट जो 11 या 10 तारीख होगा, 10 तारीख है, कि 51 में शायद ही कोई कैंडिडेट है जो विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं बिहार के ये सीट पर, 51 सीट पर, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कह के जोखिम बोल रहे जी हैं। प्रशांत बिल्कुल किशोर की बिल्कुल। जो जनसुराज की आईटी सेल है वो आपके पीछे पड़ सकती है कि आप इस तरह नहीं की नहीं, बात दावे कर रहे हैं। उनको पढ़ने दीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर बिजनेस और पॉलिटिक्स में थे, वहीं तक ठीक थे। ये पॉलिटिक्स में आए, इनको लगता नहीं है कि ये चीजों को समझ पा रहे, और वही कर रहे हैं जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, करते आई हैं। तो प्रशांत किशोर का मैं जितने इंटरव्यू देख रहा हूँ चैनल्स पर या कहां भी कॉन्क्लेव में, वो उल्टे वो सबको कहते हैं आप लोगों को बिहार की कोई समझ नहीं है, आप बिहार नहीं जानते, बिहार की जनता को नहीं जानते, बिहार की जमीनी स्थिति को नहीं जानते, बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव की हवा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नहीं जान रहे हैं। जी देखिए देखिए, ये जरूर, ये सच बात है, ये बात पक्की है कि बिहार के लोग एक ऑल्टरनेटिव के तलाश में हैं। 35 साल से 30 साल से नीतीश लालू को देखते देखते लोग उब चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जिस ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, लेके आए हैं, शायद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मुझे नजर नहीं आती, बाकी उनको नजर आती होगी, मुझे नजर नहीं आती उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द वोटर्स। वोट में कितना ट्रांसलेट कर पाएंगे अपने। देखिए, एक बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया इस इलेक्शन में सोशल मीडिया को लेकर के, और प्रशांत किशोर जैसे लोग सोशल मीडिया और मीडिया को मैनेज करने में काफी माहिर रहे हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज रही है। शायद उसको लेकर के अब देखना ये है कि कितने लोग इनको वोट दे पा, ट्रांसलेट हो पाता। पास रिकॉर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो उस तरह का नहीं रहा। बाईपोल लास्ट ईयर लड़े थे 4 सीट पर, एक पर जमानत जब्त हो गई थी, लोग बात नहीं करते, प्रशांत किशोर भी बात नहीं करते, उनकी जमानत जब्त हो गई थी एक सीट पर इनकी। नहीं, तो एक वही की जमानत जब्त हुई ना भाई। जी एक जी नई पार्टी जो 2 साल पहले बनी, अब तो चलो 3 साल हुआ, उसको भी अचीवमेंट वो बता सकते और मानना चाहिए। जमानत तो बड़ी बड़ी पार्टियों के, कांग्रेस यहाँ 1885 की पार्टी है, उसके भी जमानत जब्त हो जाती है, हुई पिछली बार 70 में से सर, कांग्रेस तो लड़ी जिस जिस जितनी, जिस उसके दिन हिसाब ये से कांग्रेस का अचीवमेंट और जमानत जब्त देखिए कांग्रेस का। जिस दिन प्रशांत किशोर पार्टी लॉन्च कर रहे थे 2 अक्टूबर 2024 को, मैं उस फंक्शन में मौजूद था, वेटनरी कॉलेज पटना ग्राउंड में हो रहा था, और काफी एरोगेंटली उन्होंने कहा था कि मैं चारों का चारों सीट पे इनको हरा के दम लूंगा, हरा दूंगा। और जो बॉडी लैंग्वेज ऐसा लगा था कि कोई एक बड़ा बड़ा एक कोई राजनीतिक आया है और उनको राजनीतिक समझ है, और हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ये जमानत जब्त होना, इनका कहना है कि 2 सीट पर हमने 10% से अधिक वोट लाया है, शायद बेलागंज और रामगढ़ की बात कर रहे हैं वो। लेकिन ठीक है, वो इमामगंज, 10% का वोट आ सकता है, लेकिन तरारी पर क्या हुआ? इमामगंज तो इमामगंज, ठीक है, इमामगंज, हाँ इमामगंज में तो 37,000 वोट था उनको सर। जी, और 37,000, वो हाँ। उनका पार्टी कैंडिडेट इस बार बदल गया है वहां पर, हाँ, इस जो बार दूसरे जितेंद्र, डॉक्टर को दे दिया, पहले किसी जी और जितेंद्र डॉक्टर को पासवान था, इस थे, बार दूसरा, हाँ। जितेंद्र पासवान थे, इस बार अजीत अजीत को, डॉक्टर अजीत को लाए हैं। अब पता नहीं क्या उनकी रणनीति है क्या, लेकिन ये वोट में ट्रांसलेट हो पाएगा, ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है, ये मुझे, और इनका एक्सपेरिमेंट है भी नहीं, ये कहीं से गाइडेड जरूर है, ये कोई गाइड और कर रहा है, कोई इनविजिबल हैंड है जो प्रशांत किशोर के पूरे चीजों को समझ रहा है। बिहार के वोटर काफी सेंटिमेंटल होते हैं, वो सेंटिमेंट से लोगों को देखते हैं, आपको भी हमको भी ऑब्जर्व करते हैं वो लोग कि आपका बॉडी एटिकेट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। प्रशांत किशोर के बारे में मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया अभी तक जो जिसने कहा हो कि नहीं मैं इनको वोट देने जा रहा हूँ। ठीक है, उनकी बातें लोगों को पसंद आ रही होंगी, उनका जो इश्यूज रेज कर रहे हैं वो लोगों को कैच कर रहा है, वो ठीक है, लार्जर इशू है बिहार में, एक जरूरत है इस तरह का। लेकिन प्रशांत किशोर का कैंडिडेट वहां इलेक्शन जीत जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं।
एक संतोष जी के पास आने से पहले, चूंकि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और जी, बिल्कुल। दो टूक बहुत साफ कर रहे हैं कि लोग नहीं मिले जो कह रहे वोट देंगे, पर इस आधार पर तो आप पूरी तरह से आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को इस चुनाव में। नहीं, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के तो अब उनकी पब्लिसिटी हो सकती है, वो अपने को प्रेजेंट कर पाए, उनकी उनके उनका ये मेथोडोलॉजी हो सकता है मीडिया के थ्रू या लोगों के थ्रू जो उनको पब्लिसिटी उनको दिलाया। लेकिन प्रशांत किशोर की पब्लिसिटी सिर्फ यही थी कि वो बाकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को जिता पाए थे। वो बिजनेस के पॉलिटिक्स के बिजनेस में थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे। पहली बार आ रहे हैं और शायद उनके मेथोडोलॉजी, मुझे उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एरोगेंस, उनका पार्टी का सिलेक्शन, ये कैंडिडेट, ये लग रहा है कि शायद बिहार में उनको ये रिपीट होने जा रहा है। 24 का ही उनका जो 4 सीट का रिजल्ट था वही उनके पार्टी के लिए रिपीट होगा। अब जरा संतोष जी आपके पास आते हैं, इन्होंने तो बहुत टफ ऑब्जर्वेशन दिया। अमरनाथ तिवारी जी ने, हिंदू के असिस्टेंट एडिटर है, हम पहली बार उनसे बात कर रहे हैं। संतोष जी, स्क्रीन पर जो चेहरे हैं, वाई बी गिरी, बहुत सीनियर एडवोकेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव में प्रशांत किशोर इन्हें बिहार का जेठमलानी कहते हैं, केसी सिन्हा गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, सुनते हैं 50 60 70 किताबें लिखी है। कुम्हरार पटना में कुम्हरार से उनको वो सीट मिली, या कर्पूरी ठाकुर की ग्रैंड डॉटर, या फिर दो पूर्व आईपीएस अधिकारी, सबके स्क्रीन पर आप दिखाएं तो ये सब चेहरे प्रशांत किशोर ने चुने और दिए। अभी हालांकि 51 लिस्ट है, क्योंकि यही कहते रहे कि हम 90% ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो किसी सियासी खानदान से नहीं है या पॉलिटिकली चुनाव लड़ने वाले हारने वाले लोग नहीं है, जैसे जागृति ठाकुर, लता सिन्हा। इसको लेकर कंट्रोवर्सी जरूर कल हुई कि आरसीपी सिंह की बेटी को दिया। आपका पहला कहें तो ऑब्जर्वेशन, आकलन क्या है, विश्लेषण क्या है इस 51 की लिस्ट पर? देखिए, ये लिस्ट जो है इनके प्रेडिक्टेबल लिस्ट है और इसमें मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ। पूरा ये शुरुआत से इनके साथ चल रहे हैं ये सारे लोग, ये सब नॉन नॉन पर्सनालिटी है, ठीक है। हाई स्टैंडिंग है इनकी सोसाइटी में, एकेडमिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे हैं, मतलब कैंडिडेट्स के इमेज के हिसाब से अच्छा है। लेकिन जो जो बात कर रहे थे अमरनाथ जी की, उसको हम थोड़ा सा क्रिस्टलाइज करेंगे कि इनकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी क्या है, क्या उन्होंने फील्ड में कितना इन्वेस्ट किया है उस कंस्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट करने के लिए। मैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही जानता हूँ, इंडिपेंडेंट और अदरवाइज, जो 20-20 साल तक कंस्टिट्यूएंसी में घूमते रहते हैं। जब कोई चुनाव होता है, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो 20,000 से ज्यादा वोट नहीं आता है, जबकि वो 15 साल 20 साल उस कंस्टिट्यूएंसी में दे रहे होते हैं। तो इलेक्टोरल बिहेवियर जो होता है डेमोक्रेसी में, वो डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और इनका तर्क ये है, जो कि हम बराबर ये अरिथमेटिक के, देखिए ये मास्टर ऑफ अरिथमेटिक, उससे ये खेलते हैं और उसी तरह का प्ले आउट होगा ग्राउंड में। तो उसमें आई एम ऑन द सेम पेज विद अमरनाथ जी ऑन दिस कि भाई उसी तरह से प्ले आउट हो, कि जिस तरह से वो कहते हैं कि 37% इनको आया, 37% इनको आया, बट ही फॉरगेट्स कि भाई आप चिराग पासवान भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थी और छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स थे। हाँ, मैं ये कह सकता नहीं नहीं, हूँ ही उसमें कुड सर बी। सर उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। पॉइंट मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि जब वो कहते हैं कि हम्म। भाई 28% अन्य को मिला, तो हम तो 28% से शुरू कर रहे हैं। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान का जिक्र किया। चिराग पासवान लगभग 5.56%, उसमें ओवैसी भी थे, पप्पू यादव का एक छोटा मोटा हाँ, गठबंधन था उपेंद्र कुशवाहा का, अन्य बिल्कुल बागी, जी। हाँ, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट, बहुत चैलेंजर। तो ऐसा तो है नहीं कि 28% इंतजार कर रहे थे कि आइए प्रशांत जी हम आपके साथ हैं, 28% अब यहां से शुरू कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, नॉट एट ऑल, मतलब व्हाट ही कैन डू। मुझे ये लगता है कि जो एक नोटा की संख्या जरूर इस बार कम हो सकती है, जो कहेंगे भाई चलिए नया प्लेयर आया आया है, इसको प्रयोग करके देखते हैं। और ही कुड बी समवॉट एन आंसर टू सम पार्ट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी बोर्ड। जो एंटी इनकम्बेंसी बोर्ड पूरे लॉक स्टॉक बैरल तेजस्वी को जाता था, वो शायद नहीं जाए। और लेकिन अगेन वो डिपेंड करेगा। देखिए, मैं जब फील्ड में घूमता हूँ, एसआईआर में मैंने 15-16, आप भी घूमे, 15-16 जिला मैंने कवर किया, तो मैं एक प्रशांत का क्वेश्चन पूछता था, तो सब ये पूछता था कि उनके कैंडिडेट कौन है, या फिर जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स घूम रहे हैं वो कमजोर हैं। तीसरी बात कहते थे कि क्या इनका वोट देना सही रहेगा, इस बार देखते हैं। मैं ठाकुरगंज किशनगंज में बात कर रहा था, मुस्लिम बेल्ट में ऑफ कोर्स, तो वो कह रहे थे कि नहीं, पिछली बार हम लोगों ने ओवैसी में थोड़ा सा ट्रस्ट करके खराब किया, 5 में से 4 लोग उनके चले गए, तो इस बार हम लोग मोर और लेस कंसोलिडेशन होगा, अगली बार देखेंगे। ऑफ कोर्स ही हैज क्रिएटेड अ रिपल
ये है एक लोगों को जो एक इंटरेस्ट होता है, कोई नया प्लेयर आता है तो जो वो एक्स फैक्टर है, सब जानना चाहते हैं। मुझे मध्य प्रदेश से लोग फ़ोन करते हैं, मतलब जो जज हैं, वकील हैं और डिफरेंट फील्ड्स में वो फ़ोन करते हैं कि इनका क्या है, कैसा करेगा? तो एक अगर होता सोशल मीडिया पर चुनाव जीतना होता, तो हैंड्स डाउन ही कुड हैव बीन बिकम अ चीफ मिनिस्टर बाय नाउ। वो कुछ नहीं है, वो माउंटेड कवरेज है। जब तक उनको फेवरेबल मिला, जब अब क्रिटिकल, जब अब लोग आ गए हैं क्लोज टू इलेक्शन, आप उनका देखिए सीज इरिटेशन। मैंने भी लास्ट मंथ में लिया, ही आल्सो गॉट इरिटेटेड विद माय क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूंगा कि ही वाज रूड टू मी, ही वाज नॉट रूड टू मी, बट वो दिख रहा था। मैं उसमें पर्सनली नहीं जाता हूँ कि किसी व्यक्तिगत अगर के प्रति खुन्नस है तो हम उसको उस तरह से एनालाइज करें। मैं ये देखता हूँ कि ये सारे कैंडिडेट्स जब होते हैं, वो जब फील्ड में जाएंगे तो लोग को लगेगा कि क्या ये इस आदमी ने अर्जित क्या पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी कमाई है अपनी। किसी आदमी का आधार कार्ड, राशन कार्ड या कुछ मनरेगा में काम दिलवाया है, जो कि जो लोग डिलीवर जो एक कंस्टिट्यूंसी में घूमते हैं, किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन कराया है, किसी की शादी में खर्च किया है, तो समथिंग लाइक पप्पू यादव करते हैं। तो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी तुरंत इस तरह से क्रिएट, डाटा से क्रिएट नहीं होती है। हाँ, ये एक टेस्ट केस है डेमोक्रेसी में कि हम लोग भी जानना चाहेंगे कि एक पोल स्ट्रेटजिस्ट अरिथमेटिक लेकर के आता है, तो हाउ इट प्लेज आउट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। इवन हम लोग जानना चाहेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। मैं कोई नंबर पर नहीं जाऊंगा, कितना परसेंटेज पर नहीं जाऊंगा। 243 सीट पर लड़ेंगे, ऑफकोर्स 8 से 10% आ सकता है, क्योंकि उसका एग्रीगेट करेंगे तो वो हो सकता है, बट विल दैट कन्वर्ट इनटू रिजल्ट? ये मैं अगेन रिपीट करूंगा, पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, वो कितना जीतते हैं, क्या जीतते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। किसको किस ऑर्डर में हरवा पाते हैं। 50 से हमारी 50, 55, 60 सीटें ऐसी होती है जिसमें 5,000, 7,000, 8,000 का अंतर होता है। दिस इज वेयर, जैसे अमरनाथ जी रामगढ़ का एग्जाम्पल दे रहे थे, रामगढ़ में जमानत जब्त हो गई लेकिन दूसरा कैंप जीत गया। वो 5,000 वोट मैटर करता है। तो वो फैक्टर होगा कि वो टिल्ट करेगा। अगेन वो देखना पड़ेगा कि किस आदमी के, किस पार्टी के अगेंस्ट में अपने किस कैंडिडेट किस सोशल कॉम्बिनेशन के खड़े करते हैं। और ऑफ कोर्स आप एक कास्टेड सोसाइटी की बात कर रहे थे, और योर आरसीपी सिंह स्टार्टेड विद कि भाई पहला ही कैंडिडेट वाल्मीकि नगर का है, ही कम्स फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स। भाई दिस इज नॉट द वे यू हैड प्रोमिस्ड अस। आपने तो कहा था बड़ा ये होगा। अब आप बात करिए। मैं वही बोलता हूं कि जब आप ये क्वेश्चन पूछा था, कि जब इस मेरे क्वेश्चन पर ही भड़क गए थे, कि जब आप कास्ट टेबल ये सीट शेयरिंग के लिए बैठते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैठते हैं, लोकेशन के लिए, यू सी द सोशल अरिथमेटिक, क्या उसका कंपोजिशन है, एंड वुड यू डू डिफरेंटली? ही डिडंट डू डिफरेंटली, ही डिड द एग्जैक्टली द सेम जो जिस तरह पार्टियां करती है। मे बी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल ऑफ हिम, बट अगर ये प्रैक्टिकल है तो डोंट से दैट ना, वो लॉफ्टी थिंग्स सही मत बात बोलिए ना तब। सही बात है, क्योंकि पिछले 2 साल में जितने 25, 50, 100, 200, 400 इंटरव्यू दिए होंगे, हर इंटरव्यू में अगर कहीं भी उनसे पूछा गया होगा तो सबको एक तरह से उन्होंने वो स्क्रब किया कि आप लोग कहां से लेके आते हैं, मैं समझाते समझाते थक गया, कोई कास्ट का मतलब नहीं। और उसके पास उनके पास एक अपना 15 पॉलिटिशियन की का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मोदी से लेकर और लालू यादव तक सबका बताने लगते हैं। अब बात आती है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां भी ऐसे ही बताया गया कि इतने ओबीसी हैं, इतने ईबीसी हैं, ये नट समाज से हैं, ये भी स्पेसिफिक बताया गया। मैं वहां था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अगर आपके लिए ये मायने नहीं रखता है तो फिर ईबीसी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, नट समाज, जनरल, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 51 लोगों के नाम के अनाउंस के पहले क्यों आंकड़े दे रहे हैं जो स्क्रीन पर है? तो इसकी जरूरत तब है ना जब आप फिर आप सब वही हैं। और इसलिए अब एक सवाल मैं फिर प्रशांत संतोष जी आपसे पूछता हूं कि ये जो 51 लिस्ट है, 51 नाम की, इसमें जैसे कि पूर्व आईपीएस हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिंगर हैं, डिफरेंट सोसाइटी के अलग अलग इसके लोग हैं, मैथमेटिशियन हैं, एडवोकेट हैं, इस लिस्ट को लेकर आप क्या कह रहे हैं? इसमें क्या आपको विनिंग, फिर मैं अपना जो अमरनाथ जी ने कहा अपनी बात भी कुछ करूंगा, लेकिन इस लिस्ट को देख के लग रहा है कि ये चैलेंजर हो सकते हैं आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू के लिए। जो आंकड़े हैं 51 में, पिछली बार 17 सीटें बीजेपी जीती, कांग्रेस 4 जीती, आरजेडी 11 जीती, जेडीयू 13 जीती, हम की 1 सीट है, एमआईएम की 3 सीट है, सीपीआई की 1 है, एलजेपी की 1 है, पिछले बार के आंकड़े। अब इस पर क्या कहते हैं संतोष जी? ऑफ कोर्स ये आपने तो अपने ब्रेकअप से बता दिया कि एनडीए का स्ट्रांग बेल्ट है उस हम्म। हिसाब से। तो हम्म। जिस तरह से अब नॉर्थ में देखिए कि नॉर्थ में जब 2015 का इलेक्शन लीजिए कि बीजेपी ने सब जगह खराब किया था, वहां बहुत डोमिनेट किया था, फिर भी अच्छी हम्म। अच्छी सीटें रही थी। वो हम्म। ट्रेडिशनली उनका किया हुआ है, वो उनके सारे टेस्टेड प्लेयर हैं। वो
कितना रेसिस्टेंस ये लोग दे पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर क्रेडिबिलिटी, अदरवाइज नॉट पॉलिटिकली। अदर फील्ड में जो आपने नाम कमाया है, क्या वो कन्वर्ट करेगा? वो कन्वर्ट करता है। जनरली एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनका मैंने देखा कि कन्वर्जन ठीक ठाक होता है। अब उसके एग्जाम्पल्स हैं मनोज तिवारी, रवि किशन, एग्जाम्पल है पवन सिंह लड़े, उन्होंने नंबर 2 रहे, बहुत अच्छा वोट लाया, उनकी मैं कन्वर्टिबिलिटी देखता हूँ। रितेश लड़ रहे हैं कारागर से, ही कुड गेट सम गुड नंबर ऑफ वोट्स, वो कर सकता है। क्या वो, बट वो विनिंग मार्जिन को पार करेंगे? और फिर वो आरजेडी के कैंडिडेट और बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट्स में उस सीट पर मार्जिन कितना रहा था? अगर वो मार्जिन लेस है, देयर ही कैन इम्पैक्ट। प्रशांत किशोर के प्लेयर वहां इम्पैक्ट कर सकते हैं आइदर वे। वो सीट वाइज देखना पड़ेगा, हम उसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे कि जी किस जी किस बिल्कुल सीट पर क्या क्या मार्जिन है। उसके अरिथमेटिक हमारे पास टेबल नहीं है। हो सकता है बिल्कुल 5,000 का अंतर हो, 7,000 का अंतर हो। एंड डो नॉट डिस्काउंट आरजेडी एंड आरजेडी न्यू स्लोगन, भले कोई नहीं, एक 2.5 करोड़ जॉब, मतलब आई थिंक, मुझे लगता है कि ये पोल नैरेटिव को चेंज करेगा। जो हम लोग सोच रहे थे कि इट इज प्लेसिड फ्रॉम आरजेडी, दे लैक इमेजिनेशन। आप जितनी उसकी क्रिटिसाइज कर लीजिए, उसका इकोनॉमिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो भी बात कर लीजिए, लीगल एस्पेक्ट, बट 10 लाख जॉब में जब ही हैड क्रिएटेड ए बज, ही इज टॉकिंग अबाउट 2.5 करोड़ जॉब्स। ये ऐसा है कि ये तो जिसकी चर्चा ही नहीं कर रही है, मोड़ देगा इलेक्शन को, देखिएगा। और मार्जिन वुड बी वेरी क्लोज, जो जितना हमको लग रहा था। कल से मैंने अपने कैलकुलेशन को रिविजिट करना शुरू कर दिया है। नहीं संतोष जी, तेजस्वी के जो दावे है ना कि 20 दिन में हम अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने में हर परिवार में एक नौकरी देंगे, उस पर लंबी बहस का विषय है और हम फिर बात करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं और कैसे करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। आपने भी आज लिखा एक्सप्रेस में भी है, 2,70,00,000 अगर परिवार हैं तो कैसे देंगे, कहां से देंगे, उस पर हम फिर बात करेंगे। थोड़ा हम कन्फाइन करते हैं प्रशांत किशोर तक। आपसे एक सवाल आखिरी में, जैसे फिर जब जो अमरनाथ तिवारी जी ने कहा उसके हिसाब से, तो फिर जीतेंगे भी या सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे? वोट कटवा से चिढ़ जाते हैं वो, लेकिन फिर तो मतलब यही है, 4,000, 3,000, 5,000, 10,000, 8,000, 32,000 जो भी कहें। अब मैं वोट कटवा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। कोई भी डेमोक्रेसी में आता है तो अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार भी 1995 में लड़े थे तो उनको लगता था जीत लेंगे, 7 सीट लिए थे, लेकिन एक सर्जन परसेंटेज लाया तो उन्होंने उस समय नहीं सोचा होगा कि बिहार की राजनीति में 19 साल और 20 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे। तो उस तरह नहीं देखा। हाँ, लेकिन वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी डिफरेंट सेगमेंट से, मैं ये इस तरह से लेता हूँ कि किस सेगमेंट से वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी कैसे क्रिएट करते हैं। दिस इज समथिंग फॉर मी टू स्टडी कि ये करते हैं। आई वुड नॉट यूज द वर्ड वोट कटवा। मैं देखता हूँ कि इतने 3 साल घूमे हैं और बहुत ऑनेस्टली घूमे हैं। वी मस्ट प्रेज दैट कि पॉलिटिकल। इससे भी एग्री हाँ, करने में कोई गुरेज नहीं कि इशू जेन्युइन उठा है, चाहे पलायन का है, चाहे शिक्षा का है, रोजगार का है, करप्शन का है, उनके मुद्दे वाजिब हैं और जनता से जुड़े मुद्दे, इसमें कोई शक नहीं है। सारे गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, सबको इस बात पर विमर्श करने के लिए जो हम लोग जाति जाति करते थे, वो कैलकुलेशन करते थे, वो तो वो कर दिया है। लेकिन अब क्या हमारा कास्ट रिडन जो स्ट्रक्चर है, 35 वर्ष का सोशलिस्ट कम ऑब्लिक जो सोशल जस्टिस का रूल रिजीम है, कैन दैट बी चैलेंज? दैट इज द क्वेश्चन। चलिए, संजय कुमार जी, माफ करिए देर से आया, चूंकि मैं चाहता था सब अपनी बात पूरी करें, विस्तार से पूरी बात आए। तो संजय जी, अब सीधा वही सवाल जो इन लोगों से पूछ रहा था, पहली लिस्ट 51 उम्मीदवार, कौन कितना असरदार, क्या लगता है आपको? आवाज अनम्यूट कीजिए संजय जी। हाँ जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। नहीं, इस कैंडिडेट के लिस्ट को देखने के बाद मुझे कुछ वैसा नहीं लगा कि ये नाम ऐसा है जो एकदम विनिएबिलिटी की पूरी क्षमता है, ये चुनाव जीत ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लगा। ठीक है, वो कुछ लोग हैं जो दिखे, जो पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी के हर कार्यक्रमों में उनके चेहरे दिखाई पड़ते थे, लेकिन जहां तक सोशल इंटरेक्शन की बात है और जिसको कहा जाएगा कि अभी जो कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी के तौर पर अगर देखा जाए तो इनका कोई मैं कंट्रीब्यूशन नहीं देखता। ठीक है, कोई लॉयर है, उनका अपना प्रैक्टिस है, लेकिन सोसाइटी के लिए कि 2-4 केस लड़ा हो और सोसाइटी में उनकी एक अपनी पहचान हो कि नहीं ये तो वेलफेयर के लिए भी खड़े रहते हैं, ठीक है, इनका एक अपना है, वैसा कुछ लगा नहीं। ठीक है, कोई लोग हैं जिनके चेहरे फेस रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको उतार दिया। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ,
कुम्हरार में एक वंदना कुमारी कैंडिडेट थी, कोरोना के समय से ही लगातार वो काम कर रही है, समाज सेवी है। स्लम इलाके में जाएंगे तो वंदना कुमारी की चर्चा होगी, जनसुराज से जुड़ी हुई थी, काफी बेहतर कर रही थी। अब वंदना कुमारी को नहीं दिया गया, केसी सिन्हा एक बड़े नाम है, उनको दे दिया गया। अब केसी सिन्हा कितना मिक्सअप कर पाएंगे लोगों से, मुझे इस पर भी डाउट है, क्योंकि जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनका एक अपना ईगो आ जाता है सामने। और राजनीति कैसे होता है, इस राजनीति की तो समझ है ही ना, कि जो राजनेता होते हैं खास करके चुनाव के वक्त में और चुनाव के बाद भी, ठीक है उनके कई चेहरे बनाने पड़ते हैं, लेकिन सोसाइटी के साथ वो मिक्सअप करते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जिसमें कि ये लोग जब जाएंगे सोसाइटी के सामने तो लगेगा कि एनडीए के कैंडिडेट ये हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट ये हैं, इसके कैंडिडेट ये हैं, और इसके बीच में जनसुराज के ये कैंडिडेट आए हैं, तो हमको इन पर भरोसा करके इन पर मुहर लगानी चाहिए। ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। अब डॉक्टर अरुण कुमार का ठीक है, वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में थे, आईजीएमएस में थे, एक नाम है, मटिहानी में रेस्पेक्ट भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मटिहानी के लोग अरुण कुमार के लिए खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं। ये पहली बार जनसुराज ने एक ऐसा कैंडिडेट को दिया है जो हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारे दर्द के साथ वो खड़ा रहा व्यक्ति, और अब जनसुराज ने उनको कैंडिडेट बनाया है तो हमें उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये जो है, और दूसरी चीज बिल्कुल लगा कि प्रशांत किशोर अगर इशू को रेज कर रहे थे, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो सब लोग सुन रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे लोगों को। फिर लगा कि यहाँ जातियां डाइल्यूट होगी कास्ट रीडन सोसाइटी में। अब प्रशांत किशोर के यहाँ जब कैंडिडेचर की घोषणा होगी तो जातियां नहीं दिखेगी, यहाँ भी वही फॉर्मूला, इतने शेड्यूल कास्ट, इतने शेड्यूल ट्राइब। संजय जी, फिर एक बात तो ये भी है ना कि हर आदमी की एक जाति होती है, तो नहीं दिखेगी। तो वो एक किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जातियां इरेज कर दें। संतोष जी ने सिंह लिखा हुआ है, अमरनाथ जी ने तिवारी लिखा हुआ है, आपके बगल में नहीं है, मेरे मंजू में कंफ्यूजन हो सकता है कि हिंदू है कि मुसलमान है। तो भाई जातियां तो सबकी है ना, तो जातियां, और उन्हीं जातियों से समाज बनता है, और उन्हीं जातिगत समाज में कोई आदमी उम्मीदवार बनता है। तो ऐसा तो जाति निरपेक्ष आदमी कहां से लाएगा कि अजीत अंजुम जाति निरपेक्ष, इनकी कोई जाति नहीं है, संजय कुमार जाति निरपेक्ष, इनकी कोई जाति नहीं है। नहीं नहीं, जाति निरपेक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब जातियां गिनवाना शुरू करते हैं कि देखिए इतना हमने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब से दिया, इतना ईबीसी से दिया, इतना ओबीसी से दिया, फिर जाति निरपेक्ष कैसे रहे आप? फिर तो आप सापेक्ष हो गए ना। फिर तो उस जाति, हाँ, उस जाति को आप कहीं ना कहीं से कन्वे कर रहे हैं कि भाई हम आपका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो जब आप उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करके, एहसास करा करके और उम्मीदवार को उतार रहे हैं, तो फिर मैं नहीं मानूंगा कि आप थोड़ा कोई अलग तरह का पॉलिटिक्स शुरू किए हैं। और जो इनके उम्मीदवार को मैं बहुत गौर से देख रहा था, अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा था कि अच्छा इनका है क्या। अब परिवारवाद पर ये सवाल उठा रहे थे, भाई ठीक है, कर्पूरी ठाकुर की पोती है जागृति ठाकुर, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की पोती है, इससे रिलेट आप करके बताते हैं। आप बताते हैं कि आरसीपी सिंह की बेटी है वो, इस वजह से वो जनसुराज की उम्मीदवार हुई। फिर जो आप इस तरह की बात करते थे कि भाई एक सामान्य कार्यकर्ता जिसकी क्षमता नहीं हो चुनाव लड़ने की, जिसके पास आर्थिक साधन संसाधन नहीं हो, जिसके पास समझ भी नहीं हो कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव जीता कैसे जाता है, हमारे पास वो लोग आए। और आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के साथ बतौर आईएएस अधिकारी, निजी सचिव से लेकर यहां तक रहे, पार्टी के मुखिया तक बन गए, अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, और आरसीपी सिंह की मौजूदगी में वही लिस्ट पढ़ रहे थे और उनकी बेटी का भी नाम था, और उनकी बेटी के नाम आते ही वहां दो दावेदार आके इस पर चिल्लाने भी लगे, नाराज भी जताए। तो पिता ने ही ऐलान किया कि उनकी बेटी इसमें है, और यह भी ऐलान किया गया कि इसमें कोई परिवार, सियासी परिवार बैकग्राउंड कुछ नहीं है। तो ये तो एक सवाल उठेगा ना भाई, आप इस रेशियो पर कह सकते हैं कि भाई 51 में एक ही है, दो ही हैं, तीन है, बट तीन भी है ना भाई। फिर पार्टी विथ डिफरेंट कैसे हुए भाई? कहा जाता है ना, एक बड़ी आसान कहावत है कि चोरी तो चोरी होती है, वो चाहे सुई की चोरी हो, चाहे वो सोने की चोरी हो। तो अगर आप भी पार्टी विथ डिफरेंट कह रहे थे, तो पार्टी विथ डिफरेंट कैसे रहे? आपने भी तो उनको ऑब्लाइज किया, उपकृत किया।
तो जहां पर उपकृत करने की बात है, वहां पर जो लोग इस उम्मीद से आपके साथ जुड़े, या आप कहते हैं कि वो मेरे साथ चले, तो उनकी उम्मीदें तो जो है वही धरी की धरी रह गई। और फिर आपने जो तय किया, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के बारे में अमरनाथ जी जो बोल रहे थे, मैं सहमत हूं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि अमरनाथ जी और हम भी थे साथ में, और प्रशांत जी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, भाई 9 बजे टाइम दिया गया था और वो 10:30 में आए, तो सुनते नहीं है किसी का, वो खुद बोलते हैं। लगातार आपको एक एज ए गुड लिसनर आपको बैठ के उनकी बातों को सुननी होगी। वो आप कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि नहीं आपको बहुत समझ नहीं है, हमारी समझ जो है उसको आप सुनिए। तो उनकी समझ का लिस्ट देखने का हम लोगों को इंतजार था, तो उस लिस्ट में थोड़ा अलग हम लोगों को लग रहा था कि दिखेंगे। और एक चीज से और मैं सहमत हूं कि अर्थमेटिक जैसी चीज राजनीति में नहीं होती है। कैलकुलेशन अर्थमेटिक अलग होता है, राजनीति में चीजें अलग होती है, जिसको आपको मैं सुनता हूं, आपसे मैं समझता हूं। आप जो कहते हैं कि कुछ जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, कुछ जो वोट स्विंग करता है, कुछ जो साइलेंट वोटर होते हैं, वही साइलेंट वोटर चेंजर होते हैं, गेम चेंजर होते हैं। बिहार में 11 सीटें ऐसी रही जहां जीत और हार का अंतर 1000 से कम रहा। 23 सीटें ऐसी रही जहां जीत और हार का अंतर 2000 से कम रहा। 33 सीटें ऐसी रही जहां जीत और हार का अंतर 3000 से कम रहा। 44-45 सीटें, 46 सीटें ऐसी रही जहां 4000 से कम रहा। और 56 सीटें ऐसी रही जहां जीत और हार का अंतर 5000 से कम रहा। ये साइलेंट वोटर, ये फ्लोटिंग वोटर, अगर प्रशांत किशोर जी का कैंडिडेट थोड़ा अच्छा होता, लगता कि नहीं थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लोग इनकी बात करते कि नहीं। सोसाइटी में इन्होंने अपने को साबित किया है, ठीक है, इनका रोल छोटा है बड़ा है, इसका हम लोग बाद में एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन रहा है। ऐसे चेहरे मुझे नहीं दिख रहे हैं जिनका सोसाइटी में प्रेजेंटेशन उनकी पीड़ा में, उनके दर्द में, उनके दुख में रहा है। हाँ, एक फेस रिकॉग्नाइज्ड है, वो चाहे एक आईपीएस का फेस हो, चाहे वो फेस एक लॉयर का हो, चाहे वो फेस रिटायर्ड डॉक्टर का हो, या जो पेडियाट्रिक्स जो है उनका फेस हो, वो फेस हो सकता है कि हमने भाई हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सोसाइटी में इनका पेनिट्रेशन और कंट्रीब्यूशन, मुझे जानकारी नहीं है कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें जिस कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे लोग इन पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। चलिए अमरनाथ तिवारी जी, मुझे लगता है कि आप तीनों की राय लगभग एक दिशा में है, और जोखिम यह है कि इसको देखकर जनसुराज पार्टी की पूरी आईटी सेल पीछे पड़ सकती है। यहाँ तो 51 में से 10-20 जीतने वाले दिख रहे हैं, क्योंकि उनके जो फेसबुक पेज पर आ रहा है जनसुराज 14 नवंबर, तो मतलब उन्होंने ऐलान कर दिया और मान लिया कि जनसुराज आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि प्रशांत किशोर इंटरव्यू में अब हाल के दिनों में कहने लगे या तो फर्श पर या अर्श पर। फिर मैंने नोटिस किया कि अभी 5 दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने डिफाइन किया फर्श और अर्श को, कि फर्श पर -10 और अर्श पर 150 प्लस। तो उन्होंने 0 to 150 की रेंज तय कर दी कि अगर मान लो 3, 4, 5, 7, 8, 9 आता है तो कहेंगे हम तो कह ही रहे थे फर्श पर, और ऊपर हुआ तब। तो इस लिस्टिंग में, ये दावे में, इन बातों में कहां आपको पॉलिटिकल, मैं सिर्फ अब 51 की बात नहीं कर रहा हूं, 14 नवंबर की तस्वीर और दृश्य क्या दिखता है आपको? अभी वक्त है, अभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी चुनाव का मोमेंटम नहीं पकड़ा है, लेकिन फिर भी। जी देखिए अजीत अंजुम जी, अभी हम लोग भी फील्ड में जाना अभी उस हिसाब से शुरू नहीं किए हैं जहां जाके लोगों से बात करना पोल रिजल्ट के बारे में, तो वो कहना भी प्री मैच्योर होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया 51 का फर्स्ट लिस्ट, आप बातों को समझिए। 2015-2020 में भी सिटीजन फोरम नाम की एक संस्था चुनाव लड़ी थी, और उसमें कौन लोग थे शायद किसी को याद ना, हम तीनों में से। लेकिन वो संस्था से IITians लड़ रहे थे चुनाव, पटना बिहार के विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसी से, और किसी एक का भी नाम किसी को याद नहीं है। तो नामों को लेकर के अब YB गिरी बहुत नोटेड एडवोकेट हैं और फलाने DGP थे और डॉक्टर साहब हैं, इससे बिहार में वोट नहीं मिलता। अभी भी जो अजीम प्रेमजी का एक रिपोर्ट आया है बिहार को लेकर के, उसमें 57% लोग अभी भी जाति के नाम पर वोट देते हैं। बिहार कास्ट एक रियलिटी है, और शायद इसी को लेकर के प्रशांत किशोर ने भी जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, कैंडिडेट्स का नाम को बताया है, वो इसी आधार पर बनाया है कि हाँ इस जाति के फलाने फलाने लोग। आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ये प्रशांत किशोर के सोचिए, इसमें एक्सपर्टीज है उनका, लेकिन अब रिजल्ट क्या होगा
हाँ, ये जरूर है कि इन 51 का रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूँ कैंडिडेट को देख करके, शायद इसमें कोई रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर वोट कटवा, संतोष जी वोट अवॉइड कर रहे थे, वोट कटवा नहीं के डेंट करेंगे आरजेडी और जेडीयू। अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है वो, नहीं, अनपार्लियामेंट्री नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए है। अगर उसको हम लोग अवॉइड भी करना चाहे तो ही विल डेंट इनटू द वोट बैंक्स ऑफ आरजेडी एंड फिनिश ऑफ जेडीयू। ये जरूर इनका एजेंडा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन आप इनके कैंडिडेट्स को देख के, जब पूरा लिस्ट आ जाएगा, देख के पता चल जाएगा कि बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ ये कैसे कैंडिडेट दिए हैं, जेडीयू आरजेडी के खिलाफ कैसे कैंडिडेट। अब इनका पॉलिटिकल पर्सोना या प्रोफाइल समझना हो तो मेरे हिसाब से बस एक ही नाम आता असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि अटैक तो करते हैं बीजेपी पे, लेकिन आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि वो कैंडिडेट कहाँ कैसे, किस रीजन में कैसे, क्यों कैंडिडेट खड़ा करते हैं, किसके बदौलत खड़ा करते हैं। तो शायद वो बहुत नजदीक आते हैं प्रशांत किशोर से, जो उनका रोल है बिहार के पॉलिटिक्स, बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस 2025 के चुनाव में, या जो काम चिराग पासवान ने 2020 में किया था। बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट पर डेंट कर पाए थे और 23 सीट पर जेडीयू को डेंट कर दिया था उन्होंने, मटिहानी। तो शायद ये एजेंडा हो सकता है, बहुत सटल एजेंडा हो सकता है प्रशांत किशोर का, और मुझे ऐसा लगता है, मैं कन्विंस हूं कि ये एजेंडा इसी एजेंडा के साथ वो बढ़ भी रहे हैं। अच्छा, चलिए, अब चूंकि आपने एक बात की, उस पर एक काउंटर सवाल आ गया, क्योंकि उन्होंने जो 51 सीटें प्रशांत किशोर ने अनाउंस की, उसमें 17 बीजेपी के खिलाफ भी है, लेकिन चूंकि एक सीट चिराग पासवान की बात की, और ये आपने कहा कि अफसर होना, आईपीएस होना, उसके आधार पर वोट तय नहीं होता, तो मटिहानी का जिक्र मैं खास तौर से करूंगा। मेरा घर बेगूसराय है, और मैंने बेगूसराय में किसी को पूछा, जो एक साहनी साहब को उन्होंने बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया, सुरेंद्र कुमार साहनी, 2-3 लोगों को पूछा, उन्होंने कहा हम इनके नाम नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैंने मटिहानी फोन किया, क्योंकि मेरा घर मटिहानी विधानसभा और मटिहानी थाना में पड़ता है, मेरा पुश्तैनी घर। तो वहां से जिसको पूछा तो बताया, देखिए जातीय समीकरण कैसे दिया जाता है। बोगो सिंह हो सकता है संभावित उम्मीदवार हो, पहले विधायक थे, वो जिस जात समाज के हैं उसी जात समाज के राजकुमार सिंह हैं, जो एक ही सीट अगर चिराग पासवान की पार्टी जीती थी तो राजकुमार सिंह थे, जो बाद में आ गए बीजेपी में, माफ करिए जेडीयू में। अब बात आती है कि वहां जो एक टिकट मिला है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अरुण कुमार को, तो उसी शख्स ने बताया, मैं ये बोल रहा हूं, कोई बोल रहा है सही गलत नहीं, लेकिन एक सेंस है। मैंने कहा कौन है अरुण कुमार, चूंकि मैं 35 साल से दिल्ली में रहता हूं, नहीं जानता हूं। उन्होंने कहा बहुत बड़े जमींदार फैमिली के हैं, उनके दादा फला भगवान बाबू थे, उनके 500-700 बीघा खेती है, बहुत कुछ है। तो मैंने कहा वोट, तो उन्होंने कहा कि एक बिंदेश्वरी बाबू हुआ करते थे डीआईजी, जो कभी चुनाव लड़े थे, बिंदेश्वरी चाह, तो उनको 3-4 हजार वोट मिला था। तो मतलब सारा गांव चाचा कहता था, वोट नहीं दिया, 2-3 हजार दिया, जो भी दिया। तो उसी तरह से कुछ इनके बारे में भी बताया कि सब उनको, अरुण बाबू को बहुत इज्जत करता है, चाचा भी कहता है, दादा भी कहता है, पैर भी छूता है। वोट देने की बात आएगी तो फिर यही बात होगी कि बहुत वोट नहीं ले पाएंगे परिवार। मैंने कहा उनके समाज का वोट, उनकी जाति का वोट, तो जिसने कहा उसने कहा उसमें भी बहुत मुश्किल है, वो 500-700 हो सकता है नियरेस्ट डियरेस्ट, बाकी उनसे जुड़े लोग हो सकते हैं 2-4 हजार, 5 हजार, मतलब मैक्सिमम 5 हजार किसी ने कहा, मैं भी रिस्क लेके बोल रहा हूं, लेकिन जो कहा। तो उन्होंने भी इसका मतलब एक तो जाति संरचना देखी, जातिगत वोट देखा, क्योंकि वहां उसी समाज के लोग चाहे इस पार्टी में चाहे उस पार्टी में हारते, इवन लेफ्ट में भी राजन कभी हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, आईपीएस हैं, लेकिन क्या आप चुनाव जीतने के लिए 60-70-80 हजार वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जहां महागठबंधन वर्सेस बीजेपी? ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद आईटीएन आज बिहार असेंबली में नजर आते मुझे। और लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ठीक है, ये कायस्थ समाज से आते हैं तो कुम्हरार में कायस्थ समाज जी, तो केसी सिन्हा को टिकट दे दो, वो जीत जाएंगे। ऐसा है नहीं। जो हम कुम्हरार के हम वोटर हैं, कुम्हरार कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं राजेंद्र नगर एरिया में रहता हूँ, और ये देखा है हर इलेक्शन में कि जो कायस्थ को वोट करते हैं, जो कायस्थ वोट करते हैं जिस कैंडिडेट को, वो बीजेपी का कैंडिडेट होता है, वो किसी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, कांग्रेस ने भी, आरजेडी ने भी एक्सपेरिमेंट किया है दूसरे कायस्थ समाज के कैंडिडेट को खड़ा करके, वो हार गए हैं, वो बड़ा बुरी तरह उनकी पराजय हुई है। तो वो बीजेपी के वोटर हैं, बल्कि किसी कास्ट के वोट नहीं है। तो अब केसी सिन्हा को वोट देना ठीक है, इंडिविजुअली उन पर कोई कमेंट हम नहीं कर सकते। ही इज अ मैथमेटिशियन, बहुत किताब लिखे हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं उनके रॉयल्टी से, किताब की रॉयल्टी से, ये बात सही है, मेरे नेबर है, मैं जानता हूं। लेकिन वो इलेक्शन जीत जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और वो भी बीजेपी की, वो भी लगातार कुम्हरार के बारे में मैं देख रहा था, बीजेपी की लगातार शायद 2 या 3 बार से जीती हुई सीट है, और लगातार 4 बार तो अरुण सिन्हा ही जीत रहे, उसके पहले सुशील मोदी जीत रहे थे। हाँ। उसके पहले सुशील मोदी जीते थे।
हाँ, तो बीजेपी की लगातार जीती हुई 4-5 बार की सीट है और उस सीट पर उनको खड़ा किया। वैसे ही जैसे आर के मिश्रा का जिक्र हो रहा है, दरभंगा, तो ये सब मिथिलांचल का इलाका अगर देखें तो एनडीए और इसका भी गढ़ है। अब जरा आते हैं उस पर सीमांचल इलाके पर। हाँ, अरुण कुमार सिन्हा 2010 से कुम्हरार जीतते रहे, तो 10 देखें, 15 देखें, 20 देखें, लगातार वही जीतते रहे। बहरहाल संतोष जी, एक सवाल आपसे लेता हूं जरा सीमांचल इलाके पर। एक लिस्ट दीजिए जिसमें जातिगत संरचना है और शायद 8 या 9 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया है, और जिसका जिक्र अभी अमरनाथ जी कह भी रहे थे। अब ये जो उन्होंने पूर्वांचल से माफ करें सीमांचल से, जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल और आसपास के इलाके, किशनगंज, जहां 40 से लेकर 50, 55, 60% तक कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता है, कूचा धामन भी उसमें है। तो वहां ओवैसी ने पिछली बार डेंट किया, 5 सीटें जीते, अलग 4 चले गए आरजेडी में, अलग बात है। इस बार भी ओवैसी उतरेंगे। वहां अगर मुस्लिम कैंडिडेट प्रशांत ने उतारे हैं, जो नाम मैं सामने स्क्रीन पर दे रहा हूं, कुचा दामन से जैसे अबू अफान फारूकी हैं और भी हैं, तो क्या ये मुस्लिम वोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि एमवाई समीकरण, मुस्लिम टूटेगा कि नहीं, यादव टूटेगा कि नहीं, टूटेगा तो ही डेंट होगा, इसको कैसे देखते हैं? 8 इसमें माइनॉरिटी के लोग हैं 51 में। यही टेस्ट केस अजीत अंजुम जी होगा ना, कि इनको पता चलेगा कि किस समुदाय का वोट उनके नाम पर, उनकी स्टैंडिंग पर, या उस आदमी की जिसको कैंडिडेट बनाया उसकी इंडिविजुअल स्टैंडिंग पर मिलेगी। जैसे मैं इस बार घूम रहा था तो एक लोग नाम ले रहे थे मास्टर मुजाहिद के, वो कांग्रेस हाँ। में है शायद, वो किशनगंज में। तो वो इंडिविजुअल कैंडिडेट, या फिर जो एआईएम के जो अभी स्टेट प्रेसिडेंट है, अकेले रह गए हैं असरारुल जी, वो कोचा दामन से आरजेडी के एमएलए हुआ करते थे। तो कुछ इंडिविजुअल्स के की स्टैंडिंग है, उनके नाम पर मिल सकते हैं, लेकिन जन स्वराज के नाम पर, प्रशांत किशोर के नाम पर वो वोट कटे, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। और ओवैसी के एक्सपेरिमेंट के बाद जिस तरह पार्टी डेजर्ट किया, और देखिए वो भले ही ऑपरेशन सिंदूर में एक एम्बेसडर बनकर के इंडिया के बाहर गए, लेकिन ये इंप्रेशन में कहीं न कहीं जाता है कि जो इशारा कर रहे थे, अमरनाथ जी बता रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह वहाँ एक तरह से वो काम कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हम इस बार वोट का विखंडन नहीं होने देंगे, वी वांट कंसोलिडेशन। ये पूरा एरिया में नेचुरली पोलराइज होता है। बिहार में या कहीं भी 30% से ज्यादा मुस्लिम जहाँ होते हैं, ऑटोमेटिकली ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, पोलराइज होता है। किशनगंज 70%, पूर्णिया, कटिहार, अररिया 40-45 के बीच में परसेंट है, ये परसेंटेज है, नेचुरली पोलराइज होता ही होता है। तो उस कंस्टिट्यूएंसी में वो कितना आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट कितना ला पाते हैं। लेकिन वहां मैं कंप्लीटली, अगर बिहार की कहीं की बोले कि आप ट्राइपोलर है, ये मल्टीपोलर है, जो भी कह लीजिए, वहां तो बाइपोलर फाइट है भैया, एनडीए वर्सेस ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट। और इस बीच में हम लोग को ये भी सुनने आ रहा है कि शायद शाहनवाज हुसैन भी लड़े वहां से, किशनगंज से उनकी चर्चा चल रही नहीं, है लड़ने की। बाइपोलर अगर कह एक रहे हैं तो ऐसे इस बार आप ओवैसी को भी पूरी तरह से रूल आउट कर रहे हैं? मैं ओवैसी जितना अच्छा पिछली बार किया, इस बार उतना अच्छा नहीं करेगा। ट्रस्ट डेफिसिट है, जो मुझे घूमने से लगा। फर्स्ट 2 बार मैं घूमा लास्ट 2 महीने में, जो घूमने से जो मुझे अनुभव हुआ, इस बार ट्रस्ट डेफिसिट उनको लग रहा है। उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि अगर वो अलायंस में चले जाते गठबंधन के साथ, पार्ट ऑफ द अलायंस, तो ये नहीं होता। और वो टूट के लोग चले गए, फिर बोला क्या फायदा है, इनको जिताया, इनके कैंडिडेट या इनके टिके नहीं तो क्या फायदा होगा। तो जो नैरेटिव दिए थे, और जो जब जाते हैं सभाओं में तो एक नारा लगता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो वो जो बज है, इस बार में मुझे लगता है कि उनके आने से अच्छा स्पीच देते हैं, वो हो जाए भले, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगा, मुझे डाउट लग रहा है। इस बार मैं सीधा स्ट्रेट बैटल देख रहा हूँ, वहां एकदम कंसोलिडेशन होगा उनका। तो आप देख जी। रहे हैं कि मुस्लिम वोट, इसका मतलब अगर 8 कैंडिडेट 51 में 8 ये मुस्लिम्स को टिकट दिए प्रशांत किशोर ने, तो आप देख रहे हैं मुस्लिम वोट में कोई शिफ्ट नहीं दिख रहा है, संभावना थोड़ा कम है, वो दिखेगा। बाइपोलर होगा। मैंने हाँ, कहा कि इनकी 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 जो अपनी स्टैंडिंग है, मान लीजिए वो 5 बरस से घूम रहे हो फील्ड में, तो इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाई होगी। ये अगर होगा भी तो इनके अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स के कारण होगा, ओके। नॉट जस्ट बिकॉज ही इज प्रशांत किशोर कैंडिडेट है वो। या होगा भी तो बहुत बहुत वो कम संख्या होगी, तो वो बहुत, यही तो मुझे जानना है कि जो वो कह रहे हैं कि कब तक डर के वोट करोगे, जो प्रशांत जी बोलते हैं, वेरी कैची लाइन है, कब तक डर के वोट करोगे, अपने बच्चों के लिए वोट करो। तो ये 8 कैंडिडेट बताएगा।
वेयर दे आर रियली वोटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, कोट अनकोट। ये मैं जानना चाहूंगा, मैं भी समझना चाह रहा हूँ, मैंने इसमें कोई मैं सरकाज मेरा नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये कैसे बिहेव करता है ये चीजें। लेकिन जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स मैं भी 20 बरस से कवर कर रहा हूँ, जिस तरह से बिहेव करती आ रही है, तो मुझे तो किशनगंज का बैटल बाइपोलर ही लग रहा है। चलिए, यही सवाल अमरनाथ तिवारी जी, उसके बाद आता हूं संजय जी आपके पास, कि सीमांचल इलाका, चूंकि पिछली बार 5 सीटें जीतना, 5-7 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार का हारना, ओवैसी फैक्टर और ओवैसी पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और दोनों तरफ के अपनी जगह, लेकिन इस बीच मान लीजिए एक जेडीयू है, एक जेडीयू गठबंधन है, एक आरजेडी गठबंधन है, एक ओवैसी पहले से थे, अब ये चौथा फैक्टर प्रशांत किशोर 8 कैंडिडेट लेकर उतरे, हो सकता है आने वाली लिस्ट में 5-7 और आ जाए। तो ये कैसे देखते हैं सीमांचल इलाके में मुस्लिम फैक्टर को अगर देखें? अजीत जी, सीमांचल में लास्ट से 2020 में 83% से अबव आरजेडी को वोट गया था। तो अगर प्रशांत किशोर या ओवैसी अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा भी करते हैं एज ए कैंडिडेट, तो वो वोट डेंट करेंगे आरजेडी को या जेडीयू को करेंगे। बीजेपी वहां से अच्छा नहीं कर पाती, तो या कांग्रेस जी या कांग्रेस जीतती है, कहीं कहीं एमपी में कांग्रेस भी किशनगंज से 1-2 बार निकली, तो ये डेंट उसी को करने वाला। लेकिन ये 5 सीट जो थे, ये कैंडिडेट, संतोष जी ने ठीक कहा कि कैंडिडेट का अपना पर्सनल एफर्ट था या उनका अपना पर्सनल कैरेक्टर था, पॉलिटिकल कैरेक्टर था, जिसके वजह से ओवैसी एक फायरी स्पीच जरूर देते हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने इस बार आरजेडी से गठबंधन करने का, लेकिन तेजस्वी ने साफ कहा कि अगर आप चाहते हैं कि वोटों का डिसइंटीग्रेशन ना हो, सेक्युलर वोटों का, तो आप इलेक्शन से बॉयकॉट कर जाएं, इलेक्शन से हट जाएं, यू स्टे अवे फ्रॉम द पोल। लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो एक गेम प्लान था, जिस गेम प्लान के तहत वो चाहते थे कि अलायंस हो जाए, 6-7 सीट हमको मिल जाए और आरजेडी का एक एक सीट के लिए बिहार में इस बार कुछ लड़ाई हो रही है और काफी टफ पोल होने जा रहा है। जितना पोल अभी तक कवर किए, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट इलेक्शन इस बार 2025 का बायपोलर जो एनडीए वर्सेस इंडिया या महागठबंधन आप जो कह ले, उनके बीच में होने जा रहा है। तो एक एक सीट के लिए काम हो रहा है। तो आरजेडी और लेट जो महागठबंधन है, उन्होंने उनके गेम प्लान को समझ लिया और वो चुप्पी साध गया, उन्होंने उस पर कोई कमेंट देना बंद कर दिया, कोई कमेंट ही नहीं किया। बाद में जब वो देखे कि नहीं हो पा रहा है, तब वो अलग से अपने सीटों का अनाउंसमेंट, अब दरभंगा भी 4 सीट लड़ेंगे और यहाँ से भी लड़ेंगे, महुआ भी जाके रैली करेंगे। तो ये फायरी स्पीच जरूर है, लोग सुनने जरूर आते हैं ओवैसी को, चूंकि एक बैरिटोन उनका थोड़ा हाई पिच होता है, वो मान सकते हैं। लेकिन वोट में मुसलमानों के अलावा उनके नाम पर कोई वोट मिल जाए, इसकी संभावना कम है। प्रशांत किशोर के 8 मुस्लिम कैंडिडेट जो अभी पहले लिस्ट में, प्रशांत किशोर का एज अ होल 243 सीट पर हम कोई कहीं किसी सीट पर का कोई इफेक्ट नहीं देखते हैं, कहीं कोई इफेक्ट इनका नहीं है, सिवाय हवाबाजी। बोल रहे हैं सिवाय हवाबाजी, 243 सीट पर हवाबाजी है, कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं, इनकी पब्लिसिटी है सिर्फ, बस। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है अमरनाथ तिवारी। ये दिल्ली के पत्रकारों के लिए एक दिल्ली के पत्रकारों के लिए, दिल्ली के मीडिया के लिए जरूर फैक्टर हो सकते हैं कि जिनका भी आना प्रशांत किशोर का इंटरव्यू करना है। लेकिन मेरे समझ से प्रशांत किशोर एक लार्जर गेम प्लान के अंदर एक मोल है और एक उसी पॉलिटिकल मोल के तहत वो काम कर रहे हैं, जो शायद समझ में भी नहीं आ रहा, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद समझ में आएगा लोगों को। मोल है, तो बहुत गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। मोल बिल्कुल आरोप नहीं है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन, ये डिपिक्शन है उनके पॉलिटिकल पर्सोना का, पॉलिटिकल कैरेक्टर का। वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उनके काम करने का जो एक्शन है, वो दैट स्पीक्स इटसेल्फ। जो एक्शन उनका है उसे अलग, जैसे 51 सीट का जो कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ, उसको आप एनालाइज करके ठीक से देख लें। लोग देखते नहीं है, केसी सिन्हा को खड़ा कर दिया, वाई बी गिरी को खड़ा कर दिया, अरे ये नाम वो ना। आप जरा एनालाइज कर लिए कि ये सारे सीट पर किनको डैमेज हो रहा है, किनको ये वोट कट कर रहे हैं। तो अगर आप इसी गेम प्लान और डिजाइन से काम करेंगे, तो इसके लिए दूसरा कोई वर्ड मेरे पास नहीं है, मेरे डिक्शनरी में, लेक्सिकॉन में नहीं। लेकिन ये बताइए, उन्होंने तो हाल में जैसे अशोक चौधरी को, सम्राट चौधरी को, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सबके खिलाफ जबरदस्त एग्रेसिव ढंग से सबको एक्सपोज किया, सबके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर किसी के मोल होना या किसी डिजाइन पर काम करना, ये कैसे कर रहे हैं? दूसरी बात है, मैं आपसे अगर ये पूछूं, क्या कभी अमित शाह ने प्रशांत किशोर पर कमेंट किया? क्या कभी मोदी ने कमेंट किया? क्या कभी नीतीश कुमार ने कमेंट किया? इनके लिए ये बिहार का इलेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, इसका मैसेज अक्रॉस कंट्री जाने वाला है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं इसको मैं कंट्रोल कर लेता हूं। किसी चुने हुए लोगों पर ही अटैक क्यों हो रहा है? आप समझिए, ये किसी डिजाइन के अंतर्गत ही हो रहा है कि भाई फलाने को सेट कर दो, ये हम नहीं, आपके द्वारा सेट हो जाए। ये वही हो रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि बड़े नेताओं का चुप्पी साधना, अगर चाहते ये दोनों कैपेबल थे, इनको सेट कर सकते थे, इन पर ईडी का, आईटी का रेड हो सकता था, सीबीआई का रेड हो सकता, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ।
प्रशांत किशोर के खिलाफ। ये भी बड़ा एक जो पजल करता है दिमाग में, पॉलिटिकल पजल है, ये समझ के बाहर है। ऐसा क्यों है, जो सोचने को मजबूर करता है लोगों को कि भाई दूसरे तरफ भी देखो। ऐसा क्यों है कि बड़े लोग चुप्पी साधे बैठे हैं? बड़े लोग हो सकते हैं प्रशांत किशोर को इस लायक, बड़े लोग से अगर आपका नाम, आपका मकसद अमित शाह और मोदी से है, तो लगते हैं वो सोचते होंगे प्रशांत किशोर उनके लिए रेलिवेंट इतने नहीं कि उन पर कमेंट करें। ऐसा नहीं सर, प्रशांत किशोर बिहार में नेशनल मीडिया से लेके रीजनल मीडिया से लेके एक फैक्टर के रूप में जरूर अपने को प्रेजेंट कर पाए हैं, और वो ऐसा ना समझे तो शायद ये पॉलिटिकल ब्लंडर होगा उनके लिए कि ऐसा नहीं समझता। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो ना समझेंगे। और छोटे छोटे रीजनल पार्टी के नेताओं को बुला के दिल्ली में बैठ के बात करना, और जो एक आदमी पूरा पैन बिहार में इलेक्शन लड़ रहा हो और ये दावा करता हो कि 150 से अधिक या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, उसको अगर आप नॉन सीरियस वे में ले रहे हैं तो शायद ये पॉलिटिकल ब्लंडर ये। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो इतने नॉविस हैं पॉलिटिकली कि वो सीरियसली नहीं लगे। इवन नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी ऑफ लेट आप देखें 2 साल से या 1 साल से प्रशांत किशोर को कोई कमेंट नहीं किया उन्होंने। अच्छा संजय जी, और उनसे एक सवाल लूंगा क्लोजिंग। अब एक सवाल आपसे सिर्फ अमरनाथ जी, तो फिर आज की तारीख में एनडीए वर्सेस गठबंधन में किसको एज देखते हैं? आपकी आज की तारीख बोल रहा हूं इसलिए कि अभी कैंडिडेचर और सीट्स एडजस्टमेंट का अनाउंसमेंट नहीं है। अमरनाथ जी, आपको आवाज आई? जी बिल्कुल, क्या पूछा आपने, रिपीट करें प्लीज। मैंने कहा आज की तारीख में जब सीट एडजस्टमेंट और कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट नहीं है, तो आज की तारीख में आप किसको एज देखते हैं, महागठबंधन वर्सेस एनडीए? जी बिल्कुल, साफ शब्दों में एनडीए का जो एज मुझे दिखता है हर सीट पर, उसका कारण है कि एनडीए अभी पावर में सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, और पावर में होने का एडवांटेज हम लोग देख चुके हैं 2020 में कैसे लोगों को किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस तरह से लिया, और काफी लेस मार्जिन वोटर जो सीट्स थे जहां कैंडिडेट अनाउंसमेंट होना बाकी था और बाकी वो ऑन ऑफिशियली जीत चुके थे, उनको हरवाया गया, हारा गया, और सिर्फ 12,000 वोट का ही मार्जिन रह गया था। कैसे मैनेज किया गया, तो ये एडवांटेज एनडीए को है। और एनडीए बीजेपी लेड एनडीए, जो बीजेपी काफी हर सीट पर काफी इस बार बड़ी मेहनत कर रही है, मुझे पता है। मैं लोगों से बात करता हूं तो ये पता चलता है कि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का होता है और 3-4 सर्वे होता है, तब जाके वो डिसीजन लेते हैं किसको किस तरह से जीतना ही नहीं है बल्कि किसको हरवाना है, इस पर भी फोकस है पार्टी का। तो आप एज एनडीए का देखते हैं? बिल्कुल बीजेपी लेड एनडीए एकदम। अब इस पर हम लोग लगातार, चूंकि 1 महीने में रहूंगा, लगातार कई राउंड टिकट्स आने के बाद, नाम के बाद बात करते रहेंगे। अब इसको खत्म करने से पहले एक सवाल लेता हूं, बस 2 मिनट और। संजय जी, अब प्रशांत किशोर पर तो हमने काफी बात किया, वही सवाल कि आज की तारीख में आप क्या एज देखते हैं इस सिनेरियो में, प्रशांत किशोर के फैक्टर को फैक्टर इन करते हुए? नहीं, प्रशांत किशोर जी का फैक्टर मुझे बहुत दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उनके जो कैंडिडेट होंगे, मैं उससे सहमत हूं कि उनका अपना एक प्रभाव होगा, उनकी अपनी थोड़ी पूंजी होगी, कैपिटल होगा उस क्षेत्र में, कुछ लोगों के साथ उनके रिश्ते होंगे, उसका लाभ जो मिल जाए, स्वाभाविक है कि वो पूरा लाभ जाएगा जनसुराज को, इसका क्रेडिट वो जितना ले। लेकिन प्रशांत किशोर जी की वजह से कोई चेंज आ रहा है और लोग तय कर रहे हैं कि नहीं, हमको न एनडीए की तरफ जाना है, न इंडिया गठबंधन की तरफ जाना है, और जो उनका स्लोगन है कि बच्चों के लिए इस बार वोट करेंगे, शिक्षा के लिए वोट करेंगे, तो ऐसा मुझे दिखता नहीं है। तो एक तो पार्ट ये है। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे एज की बात, तो चूंकि चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के साथ है, तो ये जो फैक्टर है जो पिछली बार नहीं थे, ये फैक्टर जो है एक कहीं ना कहीं से मजबूत है। और थोड़ा सा मैं सीमांचल को बता देता हूँ। 24 सीटें हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज मिलाकर के। 12 सीटें एनडीए जीत गई थी, 5 जीते थे ओवैसी, और 7 ही सीट पर इंडिया गठबंधन जीत पाई थी। तो जैसे ही सीमांचल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, या अगर हम लोग बिहार को 2 भागों में बांटे, तो जो उत्तर गंगा के उत्तर का जो 5 प्रमंडल है, वहां पर हमको एज मिलते हुए दिखता है एनडीए को, इसलिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक होने के बाद भी वहां पोलराइजेशन हो जाता है, और जब चीजें पोलराइज हो जाती है वहां, तो वहां पर उसका लाभ एनडीए को मिल जाता है। तो इसलिए मैं उसको उस रूप में देखता हूं कि प्रशांत किशोर जी माइनॉरिटी के कैंडिडेट उतारे, लेकिन बिल्कुल वहां पर लोग जिनसे मेरी बातें होती हैं वो कहीं बिखरने के लिए तैयार नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन के साथ है तो है, वो चाहते हैं कि हम अपना वोट को फ्रैक्चर्ड करके बर्बाद नहीं करें, और जो एनडीए के साथ है वो चाहते हैं कि हमारा पोलराइजेशन बना रहे।
वहां पर फिर जातियां जो है वो डाइल्यूट नहीं होती है, वो पोलराइज हो जाते हैं। तो पोलराइजेशन का फैक्टर सीमांचल में एनडीए को एज दे देता है, या कहिए कि उत्तर बिहार में एज दे देता है। वहीं पर कास्ट लीडर सोसाइटी में आज भी जो मिडिल का जो पार्ट है उसमें ईबीसी वोटर ये नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो जाती है। तो नीतीश कुमार का फैक्टर, चाहे जितना हम लोग उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा लें, नीतीश कुमार का एक फैक्टर है, एक वोटिंग। मेरे ख्याल से ऑडियो डिस्टर्ब भी हुआ और बीच में फ्रीज भी हो रहा था। क्लोजिंग यही एक सवाल लेके फिर दोबारा कभी बात करेंगे। संतोष जी, आज की जब भी हम बातचीत करेंगे खत्म में एक सवाल तो फिर होगा ना, आज क्या दिख रहा है? हर समय देखिए इस चुनाव में क्या होता है, 2015 हम लोग बात करते हैं, 2015 में अचानक मोहन भागवत आए और आरक्षण की बात की और लालू प्रसाद यादव बंच ऑफ थॉट लेकर बैठ गए, चीजें बदल जाती है। तो यहाँ भी बदलने की बहुत चीजें होगी, अभी मोदी जी को आना है, चुनाव जो भी है, बट आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में तो हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, एनडीए का एडवांटेज है, लेकिन कल के अनाउंसमेंट का थोड़ा सा मुझे बैटल मुझे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। क्लोज जाएगा अरिथमेटिकली, जैसे संजय जी ने भी कहा कि भाई 2 प्लेयर जो उधर डिसरप्टर थे ये इधर आ गए, तो अरिथमेटिकली 5-7% का वोट है। हाँ, अगर साहनी उधर टिक जाते हैं तो वो 2-2.5% उधर और जोड़ लीजिए, फिर भी 5% का अगर हम देख रहे हैं तो एनडीए को वोट परसेंटेज में एज एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम वो एडवांटेज है। लेकिन ये अब प्रशांत एक नए प्लेयर आए हैं, प्लस अब ये जैसे जैसे हम पोल में जाएंगे, कैंडिडेट सब अनाउंस होंगे, और ये जो तेजस्वी का जो नया नया वाला जो पोल इशू है ये कैसे प्ले आउट करता है, ये बैटल को थोड़ा सा करीब बताएगा, बट ऑल सेड एंड डन एडवांटेज एनडीए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, दोनों ने 1 घंटे तक वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार हम लोग बीच बीच में अलग अलग मौकों पर बात करते रहेंगे। आप लोगों से मेरी भी समझदारी थोड़ी विकसित होगी और हमारे दर्शक भी आपकी समझदारी, जानकारी और विश्लेषण का लाभ ले सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।